नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। और हमारे साथ हैं आज जस्टिस अंसारी पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, कानूनी मामलों के बहुत बड़े जानकार हैं। और जब कोई चीफ जस्टिस हो तो उसके बाद ये कहना कि कानूनी मामलों के जानकार हैं, दरअसल अपने लफ्ज जाया करना होता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। दो मामले इस समय सुप्रीम कोर्ट में हैं। एक मामले पर फैसला आ चुका है और दूसरे मामले पर अभी सुनवाई शुरू होनी है। दूसरे मामले से पहले शुरू करते हैं वक्फ कानून का मामला। बिल नहीं कहा जाएगा, अब कानून का मामला कहा जाएगा, क्योंकि ये पास हो चुका है लोकसभा से, पास हो चुका है राज्यसभा से, और हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी इस पर सिग्नेचर कर दिया है। लेकिन इसके बाद तमाम तंजीमें पहुंची हुई हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर पहुंची हुई हैं और ढेर सारे लोगों ने केस किया है। जहां तक मेरी जानकारी है, कम से कम 17-18 केसेस तो वहां पर हो चुके हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस बिना पर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पर ये लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या मसला है पूरा का पूरा। हम चाहते हैं थोड़ा डिटेल में आप इसको हमें समझा दीजिए। देखिए, मैंने पिटिशंस तो देखे नहीं है, लेकिन जहाँ तक न्यूज़ रिपोर्ट वगैरह में आया उससे जो समझ में आता वो ये है। एक तो है कि सरकार ने ये बोला है कि हम मुसलमानों को भला करने के लिए ये वक्फ का अमेंडमेंट ला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो है वो ये है कि अभी तक जो है लॉ ऑफ लिमिटेशन हम जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर में ये है कि किसी भी मामले को कोर्ट में लाने के लिए एक पीरियड फिक्स किया हुआ है, एक टाइम फिक्स किया हुआ है। अगर उस टाइम तक नहीं आता है आप, तो वो ऑटोमेटिकली वो लूज़ हो जाता है। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है ये वक्फ पर अप्लाई नहीं होता था। वो इसलिए कि वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, ये कंसेप्ट है। जो एक बार वक्फ हो गया तो फिर वो वक्फ ही रहेगा। ऐसा कंसेप्ट सिर्फ वक्फ पे ही नहीं है, बल्कि मॉर्गेज में भी है। वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज। आपका अगर मॉर्गेज है और वो अगर मॉर्गेज को रिडीम करना चाहता है, जो जिसने मॉर्गेज किया वो हमेशा रिडीम कर सकता है, जब तक कि आप उसके मॉर्गेज को सारे इन्वोक पैसे चुकाना दें। हाँ जी बिल्कुल, वो कर सकता है। तो इसी तरह से जो है वो लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है उसका एक ही, अब ये इन्होंने किया है सरकार ने हमारे, कि अगर 12 साल तक जो है कोई वक्फ के ज़मीन पर अगर कब्ज़ा किए हुए है और उसको अपना बोल के मान रहा है, और वक्फ बोर्ड या वक्फ जो है उन्होंने कोई रेजिस्ट नहीं किया, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो उनका राइट जो है ख़त्म हो जाएगा। और जो पोजीशन में है उसको ये कानून जो है, अब इसको पहले रेट्रोस्पेक्टिव लाने की बात थी, अब ये प्रोस्पेक्टिव है। मतलब अब जो कानून बना है उसके अंदर में है। नहीं तो जैसे ये अगर रेट्रोस्पेक्टिव होता तो इवन अंबानी का घर जो है, जिसको वक्फ बोर्ड की ज़मीन बोली जा रही है, वो भी ख़त्म हो जाता, क्योंकि अंबानी तो उसको बहुत दिनों से अपना ज़मीन बोल ही रहा है। तो एक तो एस्पेक्ट ये है इसका। दूसरा है एक वक्फ का यूज़र है, दो हैं, एक तो वक्फुल औलाद और एक फुरवज। वक्फुल औलाद जो है वो अपने फैमिली का वक्फ है, और वक्फ का यूज़र जो है उसका मतलब है कि आप जैसे ईजमेंट्री राइट होता है, अगर आप किसी रास्ते से चल रहे हैं और चलते रहेंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है वो, तो जिसका राइट है वो ख़त्म हो जाएगा और आपका वो राइट ऑफ वे बन जाएगा। प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट में पीरियड दूसरा है, सरकारी ज़मीन पर दूसरा होता है जी। तो ये भी एक था जिसके लिए अब ये बोला गया था कि इसके लिए जो है वो राइटिंग में होना होगा, रजिस्टर होना होगा। अब जो है उसको फिर चेंज किया है कि अब राइटिंग में जो है वो प्रोस्पेक्टिव होगा। मतलब आज के बाद से जो वक्फ वो यूज़र होगा वो इन राइटिंग होगा। लेकिन पहले ये था कि सारे के सारे जो है इन राइटिंग में होने होंगे। तो वक्फ जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में इवन गिफ्ट जो है वो ओरल हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इन राइटिंग ही हो। इसी तरह से वक्फ पर यूज़र जो है वो
इन राइटिंग नहीं भी हो सकता है, ये था। लेकिन अब जो है सरकार ने इसको कंपल्सरी कर दिया है कि ये राइटिंग में होना ही होगा, क्योंकि इसको प्रोस्पेक्टिव कर दिया है। तो अब आइंदा के लिए लेकिन ये है कि क्योंकि ये लॉ है वक्फ के मुताबिक, वक्फ एक बार आप वक्फ कर दे तो हमेशा वक्फ रहता है, तो इस लिहाज से ये सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है कि सरकार जो इसको इन राइटिंग करने के लिए बोल रही है वो बोल सकती है कि नहीं बोल सकती है। इसमें मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि वक्फ के मामले में कानून हो सकता है और कानून आगे बना भी है और उस कानून से रेगुलेशन हो सकता है, क्योंकि जो 1913 में जो बना था, अगर मुझसे गलती नहीं हो रही है, तो ये जिन्ना साहब खुद ही लेके आए थे ये अमेंडमेंट, और ये उनके बोलने पर ही ये वक्फ में अमेंडमेंट या तरमीम जो है हुआ था। तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये आ रहा है कि अभी तक जो है वो जो डिमार्केशन वगैरह जो है वो एक कमिश्नर के पास हुआ करता होता, उसको सरकार ने उठा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में रख दिया। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, आप जानते हैं, हम जानते हैं, सभी जानते हैं, वो वही करता है जो सरकार बोलता है। तो अगर कोई ज़मीन सरकार के पास है वक्फ की, तो बड़ा मुश्किल है डीएम को ये बोलना कि ये सरकारी ज़मीन नहीं है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये भी एक एस्पेक्ट है जिस पर चैलेंज किया गया, जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है। तो कुल मिला के ये है कि जो फंडामेंटल नेचर है, क्योंकि वक्फ तीसरी फंडामेंटल राइट्स का भी कुछ मामला है, कुछ लोग बता रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स का फंडामेंटल कुछ राइट उल्लंघन माना ये गया है। इस लिहाज से है कि हमारे संविधान के मुताबिक जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपने इंस्टीट्यूशन किस तरह से मैनेज करेंगे, उसको मैनेज करने का उनको हक है। और इस तरह से जो है जो भी कानून बनेगा वो उनके ही मर्जी से हो सकता है, उनके खिलाफ नहीं हो सकता। तो सर मैं जो जानना चाह रहा था आपसे इस सब के हाँ, बिना पे कि तो एज ए इसलिए जज मैं एक बार जी प्लीज आप अपनी बात तो पूरी जैसे कीजिए। मैं एक चीज़ ख़त्म कर लूँ कि जी जैसे बिल्कुल। अभी ये है कि उसमें नॉन मुस्लिम को भी मेंबर बनाया गया है, जी वो प्रोविज़न लाया गया है। तो उसमें ये हो रहा है कि क्या नॉन मुस्लिम जो है वक्फ बोर्ड का मेंबर हो सकता है। तो वो दो सिचुएशंस हो सकते हैं, या तो माइनॉरिटी को अपना हक है कि वो जिस तरह चाहे उस वक्फ के मैनेजमेंट को चलाए, जैसा कि मेजॉरिटी कम्युनिटी, मतलब जैसे हिंदुओं का अपना राइट है वो किसी मंदिर के ट्रस्ट में मुसलमानों को रखे न रखे, रखने का अभी तक तो ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। उस पर भी एक चैलेंज हुआ है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है क्या, क्या आप एक जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो इंस्टीट्यूशन है उसमें आप उसको जो है अपने हिसाब से उसमें नॉन मुस्लिम शामिल कर दें। उसमें एक तक जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है वो ये है कि ये एक स्टेटूटरी बॉडी है वक्फ बोर्ड, ये रिलीजियस बॉडी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि रिलीजियस बॉडी तो नहीं है, स्टेटूटरी बॉडी है, लेकिन मैनेज वो वक्फ की प्रॉपर्टी को कर रहा है जो रिलीजियस प्रॉपर्टी है। तो इस हिसाब से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट को ही डिसाइड करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास में ये मामला गया है, जैसे कि हम सब जानते हैं कुछ हाई कोर्ट्स में भी फाइल हुए हैं, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो हाई कोर्ट्स को डिसाइड करने देता है या खुद ही डिसाइड कर लेता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे पहली बार अगर आपको याद होगा जब कोल इंडिया लिमिटेड ने ऑक्शन किया था कोल का, पहली जी बार इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन, उसे बहुत सारे हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में बाद में वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में जहाँ मैं था और मैं देख रहा था उसको, उस पर चैलेंज हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से एक डायरेक्शन दिया कि भाई इसको जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट डिस्पोज ऑफ कर दे। तो फिर वो हमने डिस्पोज ऑफ किया था और उसके बाद में मामला, सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। उससे ये फ़ायदा होता है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट में कम से कम एक जजमेंट उसके सामने आ जाता है जो नई चीज़ है उसके ऊपर में, बस इतना ही है उसमें
और कुछ नहीं। मेरा सवाल जो था, जो दरअसल हमारी इच्छा भी है, 16 अप्रैल को ये मामला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जी। 16 अप्रैल को इसकी सुनवाई शुरू होती है। मैं जी। जानना चाहता हूँ कि एज़ अ चीफ जस्टिस आप जब इस मामले को देखते हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि उस तरफ बैठकर जब आप देखते हैं, 2 तरफ होता है ना, एक तरफ तो वकील होते हैं और उनके पीछे हमारे जैसे लोग होते हैं जो सुनते हैं कि इनकी बहस क्या होगी, इनकी बहस क्या होगी और फिर फैसला क्या आएगा, और एक दूसरा तरफ होता है जहाँ से फैसला आना होता है, तो बड़ी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। लेकिन एज अ जस्टिस आप जब देखते हैं तो इन सारे दावों में कितनी कितनी कितना दम है। मैं कोई फैसला देने को आपको नहीं कह रहा हूँ। इन सारे दावों में कितना लीगल तरीके पे दम है, क्योंकि इमोशनल तो देखिए बहुत सारी बातें हो रही हैं, जुलूस निकल रहे हैं, भाषण हो रहे हैं। कल मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो तो बेहद भयानक था, 2 लोगों को मार दिया गया। ये सब अगर होगा तो मामला और कमजोरी करेंगे लोग, उस पर तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इमोशनैलिटीज को अगर थोड़ी देर छोड़ दें, केवल लीगैलिटीज को देखें, तो आपको ये मामला कितना मजबूत दिखाई देता है, कितना फिजिबल दिखाई देता है? ये जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अगर ईमानदारी से आप डिसाइड करें, बिल्कुल। चेंजेस जो गवर्नमेंट लाई है वो सारे के सारे चेंजेस तो मुश्किल है कोर्ट में सरकार के फेवर में ऑर्डर हो, क्योंकि लॉ ऑफ लिमिटेशन आप ला सकते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि हम आपकी भलाई के लिए ला रहे हैं। अगर हमारी भलाई के लिए ला रहे हैं आप, तो फिर आप उसमें ऐसा प्रोविज़न कैसे कर सकते हैं कि हमारी ज़मीन सरकारी ज़मीन हो जाए, हमारी ज़मीन पर कोई प्राइवेट आदमी अगर कब्ज़ा किए हुए है तो उसका हो जाए? ये तो भला नहीं हो सकता ना। तो इस हिसाब से जो सरकार बोल रही है और जो सरकार का कानून जो लेके आए हैं, वो दोनों में बहुत फ़र्क है। और दूसरे मामले, खास तौर पे जो अल्पसंख्यकों के अधिकार का मामला था, जिस पर अभी आपने बहुत डिटेल में बताया कि जिसमें ये था कि अल्पसंख्यक अपने अपने इंस्टीट्यूशंस को अब खुद ही मैनेज करेंगे, उस मामले में ये कितना? एक चीज़ और है कि यहाँ बोला गया है कि 5 साल इस्लाम धर्म को मानता हो, वही वक़्फ़ कर सकता है। हुँ, ऐसा प्रावधान कभी नहीं था और प्रैक्टिसिंग पहले प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी कहा गया। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, ये कुछ अजीब-सी बात है, क्योंकि वक़्फ़ जो है पहले भी हुआ है और नॉन मुस्लिम्स ने भी वक़्फ़ किया है। एक इंटरेस्टिंग केस आपको बोलता हूँ, जब ये जिसको चीनी मिट्टी बोलते हैं, उसका कप वग़ैरह जो ये चला था, तो ये होटल्स में टूट जाया करता था और होता ही अब भी टूटता है। तो किसी ने वक़्फ़ किया कि जो गुलाम होते हैं, जिनसे ये पैसे काटे जाते हैं या उनकी मारपीट होती है, अगर किसी से टूट जाए तो उसका रिप्लेसमेंट जो है इसी पैसे से हो। हुँ, तो भलाई का काम तो कोई भी कर सकता है, इसमें तो कोई है नहीं कि मैं हिंदू हूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मुसलमान हूँ तभी कर सकता हूँ। तो इस टाइप का जो वेलफेयर स्कीम है सोसाइटी के लिए, वो सारे वेलफेयर स्कीम जो है वो वक्फ है। आप चाहे उसका वक्फ नाम दें, वेलफेयर स्कीम दें, जो भी करें, वो है तो वो वक्फ ही। ये लाला रामदेव जैसा कुछ मामला हो गया है कि अगर अगर मुसलमान हैं तो रूह अफ़ज़ा पीजिए और अगर हिंदू हैं तो हमारा वाला शरबत पीजिए। कुछ इस तरह का हो सकता है कि भई मुसलमान ने बनाया है तो आप प्यास नहीं बुझा सकते और हिंदू ने बनाया है तो मुसलमान प्यास नहीं बुझा सकता। कुछ इस तरह का मामला करने की कोशिश की गई है। वो तो अब मैं रामदेव जी के बारे में क्या ही बोलूँ। एक बार तो वो कोर्ट से माफ़ी माँग के निकल चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोबारा अपने आप को इस पोज़ीशन में नहीं लाएँगे कि दोबारा फिर खड़ा होना पड़े और माफ़ी माँगना पड़े। क्योंकि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रूह अफ़ज़ा कोई नई शरबत तो है नहीं। अगर आप लाते भी हैं, बहुत सारे आए हैं, जैसे किसान का भी है रूह अफ़ज़ा। हुँ, हुँ। नाम उन्होंने रूह अफ़ज़ा लिया लेकिन किसान का है। तो किसान का है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप करिए, आपका भी कुछ है। लेकिन आप बोले कि नहीं आप मेरे वाला कीजिए और दूसरे का मत कीजिए, वो ज़रा मुश्किल सा मामला है। अब सर एक दूसरे बड़े मामले पे आते हैं, उस पर आपकी थोड़ी डिटेल टिप्पणी चाहूँगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट को लेकर जो हुआ है, जिस तरह से राज्यों ने कानून बनाया, तमिलनाडु ने कानून पास किया, वो कानून भेजा गया राज्यपाल साहब के पास और वो बिल्कुल उसको फ़ाइल में दबा के बैठ गए, ज़माना बीत गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए वो लोग और सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त फ़ैसला दिया है। मतलब अगर पुराना ज़माना होता तो शायद राज्यपाल साहब इस्तीफ़ा दे चुके होते और जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह के वीटो का आपके पास कोई पावर नहीं है और शायद 70 साल में पहली बार की बात की जाती है, लेकिन शायद 80 साल में पहली बार ये हुआ है कि बिना राज्यपाल महोदय के सिग्नेचर के वो बिल जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको पास
घोषित कर दिया है और राष्ट्रपति के लिए भी कहा है कि 3 महीने से ज़्यादा अब बिल लेकर नहीं बैठ सकते। राज्यपालों और राष्ट्रपति दोनों के लिए 3 महीने का वक़्त मुकर्रर किया है। तो अब इसमें 2 बातें हैं सर, एक तरफ से देखा जाए तो ठीक है, राज्यपाल लोग जिस तरह से कर रहे हैं, बीजेपी के एजेंट की तरह कई बार काम कर रहे हैं, तो मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि अब कोर्ट बिल भी पास करेगा। ये दोनों के बीच में आप चीज़ों को कहाँ देखते हैं? मतलब ये पहले तो कभी नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए था। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है क्योंकि राज्यपाल मुझे नहीं मालूम वो क्या थे, लेकिन पढ़े लिखे आदमी होंगे ज़रूर। रवि साहब ऐसे हैं, वायलार रवि साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, निश्चित तौर पे पढ़े लिखे हैं। उन्होंने ऐसा काम क्यों किया? अब सुप्रीम ये है कि आपके पास जब बिल आता है तो आप या तो कंसेंट दे सकते हैं उसको, या उसको दोबारा भेज सकते हैं आप, या अगर उसको रिज़र्व करते हैं तो फिर उस पे आपको खुद ही फैसला देना होता है। दूसरा ये है कि अगर ये कोई फंडामेंटल राइट के इन्फ्रिंजमेंट का केस है तो उसमें आप इसको प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं बिल को। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि सुप्रीम प्रेसिडेंट जो है इसको 3 महीने के अंदर उन्हें डिसाइड करना होगा। उस पर अटॉर्नी जनरल का ये कमेंट आया है कि इस पर प्रेसिडेंट को ज़रूर सुनना चाहिए था। सुनना तो चाहिए था, मतलब ये है कि एक नोटिस उनके सेक्रेटरी को प्रेसिडेंट के ज़रूर होना चाहिए था, ऐसा उनका बोलना है। हालांकि जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है न्यूज़पेपर के हिसाब से अटॉर्नी जनरल अपीयर कर चुके हैं, और अटॉर्नी जनरल अपीयर करते हैं तो वो ही कैरीज द वेट ऑफ हिज ऑफिस। उसके यस। बावजूद ये है। दूसरा ये है कि जो बिल गवर्नर के पास में रहते हैं वो गवर्नर को जो है, अगर वो नहीं भेजता है फॉर रिकंसिडरेशन, अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है और उसको दोबारा अगर लेजिस्लेचर उसको इंसिस्ट करता है कि हाँ ये बिल पास हुआ है, तो आपको फिर बिल को पास करना पड़ता है। लेकिन इसमें जो है वो गवर्नर साहब उसको लेके बैठ ही गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है। तो आज जो है इंडियन एक्सप्रेस में मैंने देखा है, पहली बार हो रहा है कि गवर्नर को कोई ऑर्डर नहीं दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो गवर्नर को बिल्कुल ही दे देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। उस पर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना किया कि दीज बिल्स आर डीम्ड टू हैव बीन पास्ड और असेंटेड टू बाय द गवर्नर। ये मतलब कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन या अथॉरिटी जो लोग ऑक्यूपाई किए हुए वो इस तरह से अपने आप को कानून के मुताबिक चलाएंगे। लेकिन जिस तरह से चलाया जा रहा है, बड़ा ताज्जुब है। जैसे आपने बोला अगर पुराना ज़माना होता तो शायद गवर्नर साहब रिज़ाइन कर चुके होते। आज का ज़माना भी जो है मैं ये समझता हूँ गवर्नर साहब को रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंडाइटमेंट है उनके अगेंस्ट में। सर जाते-जाते एक सवाल आपसे, सवाल नहीं बस जानना चाहता हूँ कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच इस तरह का टकराव जिस तरह का देखने को मिल रहा है, एक तो क्या इतिहास में इसके एग्जाम्पल्स हैं और दूसरा ये कि ये देश की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा एक 4 पिलर की जो हम बात करते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कहीं न कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही? देखिए, जब कोई कन्फ्रंटेशन का रास्ता अपना लेता है तो आप उस पर क्या ही बोल सकते हैं। अब कार्यपालिका का जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, ये कन्फ्रंटेशन के स्टाइल में है, तो सुप्रीम कोर्ट को अपना काम तो करना ही पड़ेगा। और क्योंकि बड़ा अफसोस होता है, लेकिन ये बोलना पड़ेगा कि कुछ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के टाइम में जो है न्यायपालिका कुछ इस तरह से काम कर रहा था जैसे सरकार का ही काम कर रहा हो। तो सरकार को ये भी अंदाज़ा हो गया जो भी हम करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से हो ही जाएगा। लेकिन अब ये सवाल बदल गया है, क्योंकि जो सिचुएशन इससे पहले था जस्टिस चंद्रचूड़ के टाइम में, फ्रैंकली स्पीकिंग आज वो सिचुएशन नहीं है। चंद्रचूड़ बड़े काबिल जज थे, लेकिन उनका काबिलियत का उन्होंने कहाँ तक इस्तेमाल किया वो तो हिस्ट्री ही जज करेगा। लेकिन उसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हुआ और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए सुप्रीम कोर्ट में, जजमेंट्स, जिनसे सुप्रीम एग्जीक्यूटिव को ये लगा या कार्यपालिका को जो भी करेंगे वो माना जाएगा। हालांकि थोड़ी दूर की बात है, लेकिन अगर आप देखें किसी भी ज़माने में अगर राफेल वाला केस होता तो सुप्रीम कोर्ट में ये सरकार जीत नहीं सकती थी। ठीक बात। किसी भी ज़माने में अगर आप डीमोनेटाइजेशन का केस होता तो सरकार शायद नहीं जीत पाती।
जो अब भी नहीं जीत पा रही है। यही हाल 370 का है और यही हाल दूसरे केसेस का है। तो सर मैं आपने समझता पुरानी हूँ बात की तो एक सवाल और जोड़ देता हूँ इंटरेस्टिंग, हालांकि मैं बातचीत खत्म करने का मूड बना चुका था, लेकिन आपने एक नया सवाल मेरे जहन में डाल दिया। वो सवाल ये है कि एक और सीजेआई हमारे थे दीपक मिश्रा जी, अब उनके बारे में आप मुझसे बहुत ज़्यादा जानते होंगे। दीपक मिश्रा जी का कोई ट्रिब्यूनल का फैसला था जिसको सिंगापुर की सुप्रीम कोर्ट ने इस बिना पर कैंसिल कर दिया कि आधे के करीब जो है वो कॉपी पेस्ट था। आधे से ज़्यादा पैरा 200, आधे से कम पैरा, थोड़े 212 पैरा जो उसमें थे वो कॉपी पेस्ट थे। मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा इसमें। कई दोस्तों ने कहा कि ये तो होता है, कॉपी पेस्ट होता है, इसमें कोई बुराई नहीं ये है। असल में ऐसा है कि आप मुझे उकसा रहे हैं कि अंदर की बात बाहर बोली जाए। लेकिन ऐसा है कि सर जो जुडिशियल मेरा तो काम है सर, इस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, मेरा तो काम है जो कुछ आपसे नहीं, उगलवा वो सकूँ। ऐसा है कि पहले जो है लॉयर्स और जजेस वो रिसर्च किया करते थे और कंप्यूटर नहीं होता था तो किताबें पढ़नी पड़ती थी, जजमेंट्स पढ़ने पड़ते थे। आज जो है हमारे पास रिसर्च के लिए क्लर्क होता है जो बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनसे जजेस का जो इंसेंटिव है वो बहुत कम हो गया क्योंकि हर चीज़ उनको ऑन द टिप ऑफ द फिंगर मिल जाता है। तो अगर हमने कोई फैसला सुनाया है जिसमें वही बात बोलनी है, मैं दूसरे केस में बोल रहा हूँ, तो उसी से उठा के इसको कर लें। वैसे दीपक मिश्रा साहब के बारे में ये मशहूर था कि वो कॉपी पेस्ट कुछ ज़्यादा ही करते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ताज्जुब नहीं हुआ जो इस केस में हुआ है, लेकिन कम से कम सिंगापुर कोर्ट ने ये समझा दिया इंडिया के कोर्ट्स को, ट्राइब्यूनल को, कि आप कॉपी पेस्ट करके बहुत दिनों तक चल नहीं सकते हैं। आपको अपना कुछ ओरिजिनलिटी दिखाना होगा हर जजमेंट में, और अगर आपको पुरानी बातें ही बोलनी है तो सिर्फ आप रेफरेंस दे दीजिए, लोग पढ़ लेंगे जिनको पढ़ना है। उसको दोबारा वहाँ से उठा के फिर यहाँ लाएं, उसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है। ये है बड़े, वैसे ये मैं बोलूँगा इसको कि ये बड़े ही शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। मैं भी बिल्कुल। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कर चुका हूँ, लेकिन ऐसा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ और ये शायद पहली बार हो रहा है कि एक हमारे जो पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका जजमेंट इसलिए सेटिस्फाइड हो गया क्योंकि आधे से ज़्यादा जो है उनका रिपीट किया हुआ है, कॉपी पेस्ट जिसको बोलते हैं वो किया हुआ है। तो सर जज साहिबान को जब मैं हर संडे सैटरडे को भाषण लंबे-लंबे देते हुए सुनता था या सुनता हूँ, तो सोचता हूँ कि इतने मुश्किल केसेज़ में ये लोग उलझे हुए हैं, इतना सारा काम होता है, इतना वक़्त कैसे निकल जाता है। चंद्रचूड़ साहब हर सैटरडे संडे को एक शानदार भाषण दिया करते थे। अब मेरे समझ में आ रहा है कि एक क्लर्क होता है जो कॉपी पेस्ट की बहुत सारी सुविधाएँ जी उपलब्ध जी। करा देता है। बेहतर हो कि 500-700 पन्नों की जगह 150-200 पन्नों का ही जजमेंट आए, लेकिन कम से कम ओरिजिनल आए, और ओरिजिनल केवल लिखे में ना आए, दिल से भी आए, तो शायद हिंदुस्तान के अंदर लोगों का जो भरोसा है वो कायम हो सके। वक्फ वाले मामले पे हम नज़र बनाए रखेंगे। 16 तारीख को सुनवाई होगी, सुनवाई में क्या निकल के आता है उसके बाद फिर हम एक बार जस्टिस साहब के पास जाएंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि हम लोग को थोड़ा इनलाइटन करें कि क्या चल रहा है। आज के लिए इतना ही सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। थैंक यू सो मच।